सबसे पहले बात करेंगे व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में जो तीखी बहस हुई। ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो कि बिल्कुल एक खुले मंच पर मीडिया के सामने दो राष्ट्र अध्यक्ष इस तरीके से खींचतान उनके बीच में दिखाई पड़ी हो। अब दुनिया भर की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि इसका अगला असर क्या होगा। ट्रंप से मिले झटके के बाद अब ज़ेलेंस्की की उम्मीदें यूरोप पर लगी हुई हैं। लंदन में बेहद अहम समिट में यूक्रेन की जो समिट हो रही है उसमें ज़ेलेंस्की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। नेटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष भी इसमें मौजूद हैं। इस बीच ब्रिटेन, यूक्रेन और फ्रांस रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए एक प्लान पर काम करने को तैयार हो गए हैं। ये प्लान अमेरिका के सामने पेश किया जाएगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा है कि ये प्लान तभी काम कर पाएगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा। तो किस ओर ये खींचतान जा रही है, क्योंकि ये बात सिर्फ युद्ध रुकवाने की नहीं है। एक इस तरीके से भी ये मामला देखा जाए कि अमेरिका और यूरोप के बीच में, अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जो दूरियां हैं वो कैसे बढ़ती जा रही हैं और इनका असर क्या पड़ेगा। एक तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी थोड़ी नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों सामने सामने बैठने को भी, बातचीत की करने को भी तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उसका मतलब क्या यूरोप के जो अमेरिकी पार्टनर्स हैं उनसे और उनकी तनातनी बढ़ेगी? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं, सीनियर एडिटर उमा शंकर सिंह, वो भी जुड़ रहे हैं। उनके साथ साथ ब्रह्मा चलानी साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डीपी श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा, सबसे पहले ये जो तस्वीरें हमने पहले अमेरिका में देखी, क्या ऐसा मीडिया के सामने राष्ट्र अध्यक्ष इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इतना हावी होते दिखाई पड़े, ऐसा शायद ही कोई मामला होगा? और उसके बाद अब इस समिट के क्या मायने हो जाते हैं? जी देखिए, आपने सही कहा। अभूतपूर्व दृश्य जो था वो देखा दुनिया ने। और अब जब लंदन में ये समिट हो रहा है तो इसमें दो बातों को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। एक तो जिस तरह से व्हाइट हाउस में बहस हुई राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच, उसके बाद जो यूक्रेन और अमेरिका के रिश्तों में जो खाई दिख रही है उसको कैसे पाटा जाए, और दूसरा जो एक वैकल्पिक व्यवस्था यूरोप के जो देश हैं वो कैसे तैयार करें, क्योंकि लगातार ट्रंप की तरफ से धमकी दी जाती रही है। और अभी कुछ देर पहले ही एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि सही वक्त है जब नेटो से निकल जाया जाए। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो कि यूरोप जो है वो अपनी सुरक्षा को ज्यादा पुख्ता बंदोबस्त कर सके। तो इसलिए यहाँ पे जो करीब 19 जो नेता हैं अलग अलग देश के, यूरोप के साथ साथ कनाडा जैसे देश से उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये जो बातें वहां पे चल रही है, तो उसमें जो अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि यूरोप को और अमेरिका के साथ अपना जो अलायंस है उसको मजबूत बनाकर रखे जाने की जरूरत है, और साथ ही साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है कि कल को अगर अमेरिका निकल भी जाए तो यूरोप के पास जो है अपना कुछ हो। और इसलिए अगर बात करें मेलोनी की, जो कि इटली की पीएम है, उन्होंने कहा है कि वेस्ट के देशों के भीतर जो डिवाइड है वो अच्छी बात नहीं है, यूक्रेन के साथ खड़ा होना होगा। और साथ ही साथ यूएस यूरोप जो एक इमरजेंसी समिट बुलाए जाने का भी उन्होंने एक सलाह जो है वो दिया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें स्टार्मर की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक ऐसी योजना बनाई जाएगी जो कि पीस डील को लेकर हो, और उसमें यूक्रेन की जो आशंकाएं हैं कि अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे रहा है, तो उन आशंकाओं को दूर करते हुए एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जो अमेरिका के पास लेकर जाया जाए, और फिर उस पर अमेरिका मुहर लगाए, और तब जाकर एक रूस के साथ पीस डील जो है वो हो। तो दोनों ही मोर्चे पे ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। नतीजा क्या निकलकर सामने आता है ये देखने की बात है, लेकिन यूरोप के देशों को बड़ी चिंता इस बात की भी है कि अगर अमेरिका निकल गया तो वो भी उनको भी उसकी आंच झेलनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश मेल मिलाप से आगे बढ़ने की है। ब्रह्मा चलानी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या उम्मीदें लगाई जाएं इस पूरी समिट से जो अब लंदन में हो रही है, और जो अमेरिका के सामने एक प्लान रखने की उम्मीद है? अब तक कम से कम
माई वे और हाईवे का एटीट्यूड दिखाई पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? कितनी उम्मीदें हैं इस प्लान को उनको मानने की, समझने की? जो पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका अब चाहता है कि ये यूक्रेन का युद्ध खत्म हो, क्योंकि इससे अमेरिका के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं वो सफ़र हो रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का जो मेन स्टेक इस समय इंडो पैसिफिक रीजन में है, जहाँ पर चीन का एक्सपेंशनिज्म हो रहा है, और जो चीन का खतरा है उसको कन्फ्रंट करना अब अमेरिका के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। ट्रंप के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कहा था ब्रसल्स में 2 हफ्ते पहले कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी संभाले और अमेरिका को पूरी फ्रीडम मिले कि वो इंडो पैसिफिक पर फोकस करे और चीन को वो डिटर करे। तो इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश है कि ये युद्ध खत्म करके अमेरिका चीन पर फोकस करे। अब क्या है कि यूरोप एक बहुत ही डिवाइडेड है और उसके अलावा एक लीडरशिप रीजन है, यहाँ पर कोई नेचुरल लीडर नहीं है। और उसके अलावा यूरोप की जो इकोनॉमीज़ हैं वो डिफ़िकल्ट टाइम्स के थ्रू जा रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर एक तरह से रुक गया है, और जैसे जर्मनी की इकोनॉमी जो यूरोप की इकोनॉमिक लोकोमोटिव मानी जाती थी, वहाँ पर तो एक तरह से रिसेशन चल रहा है। और जो असली बात यह है कि यूरोप के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि युद्ध जो यूक्रेन में युद्ध है उसको सपोर्ट करे इन ए टेंजिबल मैनर। ये आप सोच लीजिए कि जो यूक्रेन की आर्मी है वो ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन आर्मीज को मिला के उससे बड़ी है। तो इस समय यूरोप बिना अमेरिका के सपोर्ट से युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन में जी उसको आगे चला नहीं सकता। जी अमेरिका का जो सपोर्ट है यूक्रेन के पीछे वो बहुत ही क्रिटिकल है इस युद्ध के लिए। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल, और कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल मोड़ पर भी शायद ये युद्ध खड़ा हुआ है। 3 साल हो चुके हैं और उसके बाद जिस तरीके से अब एक तरफ यूएस कोशिश कर रहा है श्रीवास्तव साहब कि ये रशिया के साथ कुछ ना कुछ पीस डील हो जाए, लेकिन अगर यूक्रेन और यूरोप उस डील से अलग खड़ा अभी फिलहाल दिखाई जो पड़ रहा है, तो कितना अमेरिका का ये जो एफर्ट है रूस के साथ, आपको लगता है कि इसका कुछ फल निकल पाएगा? साहब, मैं आपके सवाल को अगर आप इजाज़त दें तो एक दूसरी तरह से रखूं। जी। क्या यूरोप अमेरिका की सैनिक सहायता के बिना अपना अलग स्टैंड रूस के खिलाफ कर सकता है? और जैसा मेरे पहले प्रवक्ता श्री ब्रह्मचलानी ने कहा, उनकी सैन्य क्षमता बहुत कम है। उसमें मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ फौज की संख्या की बात नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से चलती है और इस युद्ध में टेक्नोलॉजी का ख़ास रोल रहा है, ख़ास तौर से ड्रोन्स और यूएवीज़ के, जो डिपेंड करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे, और वो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। जीपीएस के अलावा स्टारलिंक जो मिस्टर एलॉन मस्क ने प्रोवाइड किया था। तो अमेरिकन सहायता के बिना यूरोप की अकेले युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। तो ये बात यूरोप भी समझता है। इस वजह से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका उन्होंने कॉन्फ्रेंस होने के पहले ही उसका जो मुख्य ध्येय था उसको बदल दिया। पहले यूरोप की पोजीशन ये थी कि वो ज़मीन खाली करवाई जाए, फिर युद्ध विराम की बात हो और समझौता हो। अब वो ज़मीन खाली करवाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम कैसे हो, इसमें एक कॉमन पोजीशन
यूरोप और अमेरिका की होगी, तो आज की कॉन्फ्रेंस में वो यूरोप की पोजीशन को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उसके बाद उसको प्रस्तुत करेंगे जी। अमेरिका के अनुमोदन और सहयोग के लिए। तो मेरे ख्याल से दोनों पक्ष, अगर आप इसको दो पक्ष कहें, वो एक ही उस पे दिशा में चल रहे हैं, वो ये कि युद्ध विराम। सवाल बस इतना है कि किन टर्म्स वो युद्ध विराम होगा। अगर यूरोप और जेलेंस्की और यूक्रेन अमेरिका की शर्तों पे नहीं तैयार होते हैं, युद्ध तो फिर भी खत्म होगा, और शायद उसके जो टर्म्स होंगे वो और ज्यादा खराब होंगे। ऑन द अदर हैंड, जी। अगर अमेरिका युद्ध विराम हो गया, तो उससे उसके ये मतलब नहीं है कि रूस को अपने सारे टर्म्स मिल जाएंगे, क्योंकि रूस का इंटरेस्ट है कि यूरोपियन सैंक्शंस भी उठाए जाएं, जी। और वो यूरोप, उसका निर्णय यूरोप लेगा, वो अमेरिका नहीं ले सकता है। ब्रह्मचलन साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा पूमा पे जाने से पहले कि सिर्फ जिस तरीके से, क्योंकि आप इतने सालों से ये सारे इश्यूज को देख रहे हैं, जिस तरीके से जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप का एक रवैया राष्ट्राध्यक्षों के सामने दिखाई पड़ रहा है, क्या ये लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी में अमेरिका के लिए कि बाह मरोड़ के अपनी बात मनवाने वाली जो बात है, वो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की स्थिति कैमरा के सामने आ गई कि जेलेंस्की के साथ उनकी इतनी ज्यादा तनातनी है? यानी कि पहले से प्री डिसाइडेड था कि जेलेंस्की हमारी बात मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो उनको पब्लिकली इस तरीके से बेरेट किया जाएगा। नहीं, बल्कि ये जो फायरी एनकाउंटर कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आप सोचिए ज़रा। ये सारा क्योंकि जेडी वैंस एक रिपोर्टर के क्वेश्चन को आंसर कर रहे थे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी इस समय डिप्लोमेसी के पाथ के थ्रू है। तो ज़ेलेंस्की ने उस समय इंटरव्यू करके जेडी वैंस को एक तरह से मॉक किया, बोला कि किस तरह की डिप्लोमेसी ये है कि जब पुतिन और रशिया डिप्लोमेसी में मानते नहीं हैं और सीज फायर का जो एग्रीमेंट था पहले उन्होंने वायलेट किया, तो इस तरह से ओपनली मॉक करना अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को, जिससे ट्रंप को भी गुस्सा आया। तो इस तरह का जो इंटरवेंशन हुआ ज़ेलेंस्की की तरफ से, उसके बजाय ये सारा ये पूरी कंट्रोवर्सी और पूरा ये जो डिप्लोमेटिक डिबैकल माना जाता है, ये हुआ। मगर आप देखिए, जो बड़ा पिक्चर ये है कि यूक्रेन का जो युद्ध है, उसका असली इम्पैक्ट ग्लोबल साउथ पर हो रहा है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उस पर हो रहा है, क्योंकि उस युद्ध के बजाय इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, इंटरनेशनल फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं, और ये भारत के हित में है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। और इस वजह मोदी गए थे पिछले समर कीव और मॉस्को, ये सीज फायर को ब्रोकर करने के लिए, मीडिएट करने के लिए। अब वही पॉलिसी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस समय परस्यू कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। भारत भी इसके पीछे है। अधिकतर देश दुनिया के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। उमा, ये जो अब जिस तरीके की स्थिति बन रही, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है, आप यूक्रेन भी गए थे, माफ़ कीजिएगा। तो जो स्थिति अभी ज़ेलेंस्की और अमेरिका के बीच में बनी और उसके बाद वो फिर अब यूरोप पहुंचे हैं, उसको देखते हुए अगर रूस की बात करें तो इस वक्त जो रूस की स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से आपको दिख रही है? जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं उससे खासी बात है कि काफी खुश होंगे व्लादिमीर पुतिन की जो ताकत इकट्ठी होकर यूक्रेन को मदद कर रही थी, अब वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, रूस के खेमे में इस बात को लेकर एक खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन अगर आप रूस की स्ट्रेटजी की बात करें तो कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने साफ साफ कई बातें की थी, बहुत तार्किक तरीके से उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि पहली जरूरत तो ये है कि रूस और अमेरिका के बीच जो भरोसे की कमी है, जो डिप्लोमैट्स आपस में एक दूसरे के यहाँ से बुला चुके हैं, उस भरोसा बहाली को पहले तरजीह दी जाए और जो आर्थिक रिश्ते हैं उसको शुरू किया जाए। और जब वो आर्थिक रिश्तों की बात करते हैं तो सैंक्शंस और कैपिंग, जो ऑयल
प्राइस पे कैपिंग है, उसको हटाने की जो मांग है वो उसमें शामिल है। तो पुतिन का सारा जोर पहले इस बात पर है कि कैसे अमेरिका जो है वो रूस और उसके साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाए और एक सीमा तक बात पहुंच जाने के बाद जो है ये यूक्रेन को लेकर शांति की बात हो और उसके बाद जो है रूस उसमें भी अपना, जैसे कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन को ना मिले, जिस बात को लेकर जो है वो ट्रंप भी तैयार दिख रहे हैं कि सदस्यता नहीं दी जाएगी। जो जमीन तकरीबन 18 से 20% रूस के कब्जे में है वो वापस नहीं होगी। इस बात को जोर जो है ट्रंप भी डाल रहे हैं। तो उसके बाद जब पहले एक बार रूस और अमेरिका के बीच के रिश्ते में एक गर्माहट आ जाए, उसके बाद जाके इस पीस प्रोसेस की शुरुआत हो और वो रूस के हिसाब से हो, तो ये रूस की स्ट्रेटेजी है। अब देखना है कि जो ट्रंप पूरा जोर इस बात को लेकर लगा रहे हैं कि पहले वो यूक्रेन को अपनी शर्तों पर मानने को बाध्य करें और तदनुसार अगर वो यूरोप को भी अपनी शर्तों पे मानने को बाध्य करते हैं, तब जाकर एक बातचीत की टेबल पर वो यूरोप को भी जगह देंगे और जैसा कि मार्को रूबियो ने कहा था कि आगे आने वाले समय में यूक्रेन को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। लेकिन यूक्रेन की समस्या यहाँ पे ये है कि पहले वो सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका की तरफ से हो, नेटो की सदस्यता ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन सिक्योरिटी गारंटी हो। और अगर सिक्योरिटी गारंटी नहीं होती है तो वो चाहते हैं कि यूरोपीय जी। सेना तकरीबन 1 लाख की तादाद में वहां पर हो। तो जी। अब यूरोप के देशों की भी अपनी अलग-अलग चिंता है। एक आखिरी बात की पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर जो कि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि जो बेलारूस और रूस से लगने वाली पोलैंड की सीमा है, वहां पे यूरोपियन सैनिकों की तादाद बढ़ाई जाए और बाल्टिक देशों में भी उनकी तादाद बढ़ाई जाए। तो यूरोप के अलग-अलग देशों की भी अपनी चिंताएं हैं जो रूस को लेकर हैं और इसलिए इस बैठक का सारा दारोमदार इस पे है कि यूरोप अपने लिए क्या करता है, यूक्रेन के लिए किस तरह का बार्गेनिंग पोजीशन लेके वो आता है। हालांकि स्टारमर ने साफ तौर पे ये भी सुझाव दिया है कि जेलेंस्की को वापस जी। अमेरिका जाकर एक पैचअप करना चाहिए, लेकिन ये सब एक फ्रेमवर्क के तौर पे कैसे बाहर आता है वो कुछ घंटों के बाद पता चलेगा। श्रीवास्तव साहब, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह की अब ये कॉल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में नेटो को लेकर कि वहां से बाहर आ जाइए, एलन मस्क भी कह रहे हैं कि नेटो और यूएन में क्या रखा है वहां से बाहर आ जाइए, ये बहुत सारी सिक्योरिटी गारंटीज हैं, बहुत सारे पुराने समझौते हैं जिससे बिल्कुल उलट अब बात करती है अभी अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन नजर आ रही है, तो उसका असर आप यूरोप के ऊपर और अमेरिका के रिश्तों में किस तरीके से देखते हैं? सर, नेटो पे से बाहर आने की जो बात हो रही है, मेरे ख्याल से वो तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन नहीं है अभी तक, और ना ही मेरे ख्याल से वो इस सीमा तक पहुंचेंगे। जहाँ तक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प की पॉलिसीज़ की बात है, उनका तो सिर्फ उनका मतलब तो इससे निकल जाता है कि वो कुछ ना करें। वो जो संधि है वो अपनी जगह पे रहेगी, जिसको कहते हैं हिंदी में मुहावरा है, उसको ताक पे रख दीजिए, उससे आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ए हेजिंग प्लान, जब आपको ज़रूरत हो आप उसका इस्तेमाल करिए, जब ज़रूरत नहीं है तो उसे ताक पे रख दीजिए। तो मेरे ख्याल से वो उससे निकलेंगे तो नहीं। लेकिन हाँ, एक दरार तो पड़ी गई है दोनों के बीच में, लेकिन इससे ज़्यादा ये यूक्रेन और इस नेटो की जो करंट पोजीशन है, इस दरार से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, एक विरोधाभास है अमेरिका और यूरोप की पोजीशन में। अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। यूरोप चीन को अपने लिए मिलिट्री थ्रेट नहीं समझता है, क्योंकि उनके बीच में रूस बैठा हुआ है। तो यूरोप और अमेरिका के परसेप्शंस में, सिक्योरिटी परसेप्शंस में एक मेजर डिफरेंस है। यूरोप एट द मोस्ट समझता है कि वो चीन हमारा इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर है, वो भी बड़ी मुश्किल से समझते हैं। जर्मनी की कंपनीज, बड़ी कंपनीज जो हैं, सबकी मार्केट वहाँ पे है, फोक्सवैगन की। जी। तो मेरे ख्याल से ये जो सबसे बड़ा विरोधाभास दोनों की पोजीशंस में है, वो चलता रहेगा। वो नेटो रहे ना रहे, नेटो ने मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई मेजर स्टेप लिया ही नहीं। पहली बार जो आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ नेटो का, वो अफगानिस्तान पे हुआ, जो नेटो की परिसीमा से बाहर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर और चर्चा आगे करते रहेंगे कि किस तरीके से अब ये आने वाले कुछ हफ्ते दिन बड़े अहम होने वाले हैं कि आगे अब जो रूस और यूक्रेन के बीच में 3 साल पुरानी जंग है उसका क्या होगा, उसका नया मोड़ क्या आएगा।